बच्चों, स्वागत है आपका आर के सागा यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, ठोस अवस्था का ये 24वां वीडियो होगा। इससे पहले की जो 23 वीडियो हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वीडियो 1 से वहाँ से देखिए। आपको डेफिनेटली जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छे से समझ आएगी। साथ ही साथ आपका जो नोट्स है बहुत अच्छा वो भी बनेगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी आपके साथी हैं इस बार क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देंगे वो, तो उनके पास तक हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए बेटा, आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो है सॉलिड स्टेट है ठोस अवस्था का 24वां वीडियो, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अरस समीकरण मितीय दोष, या इसे हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, या कहीं कहीं आपको स्टोइकियोमेट्रिक दोष भी लिखा मिलेगा। ओके, कोई तो इसको स्टोइशियोमेट्रिक पढ़ता है, कोई स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ता है, तो इस बात से आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने अंदर। ओके, तो जो इंग्लिश में है, कभी कभी एग्जाम में जो है ऐसे आ जाता है कि स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आपको दोष मिलेगा लिखा हुआ, तो आपको जो है दोनों नाम ही याद होने चाहिए, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक, मैं तो इसको बोलता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ओके, तो ये होता क्या है अब हमें ये जानेंगे। तो बेटा ये होता क्या है, देखिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में, मतलब कोई क्रिस्टल जालक है, दोष उत्पन्न होने के पश्चात और उसमें जो दोष हुआ है उसके बाद उनके आयनों के अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि जो क्रिस्टल जालक है, अगर उसमें कोई दोष है तो उसमें क्या होगा, उसके अनुपात में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब वो परिवर्तन कैसे होता है उसको हम आगे अभी जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस प्रकार का दोष अरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ओके, और यह 3 प्रकार का होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात क्या हो, उसके आयनों के अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के दोष को अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए ये एक क्रिस्टल जालक बना हुआ है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि मैंने सिर्फ 4 ही परमाणु की जो लाइन है ये ली है और 4 ही परमाणु की ये वाली लाइन ली है। आप जो है अगर 6 परमाणु की लाइन बनाते हैं तो नीचे की भी आपको 6 परमाणु की लाइन बनानी पड़ेगी, तो आप 6 का भी क्रिस्टल जालक बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, 6 परमाणु का भी अगर आप 6 का बनाते हैं तो 6 इधर होने चाहिए और 6 ही इधर होने चाहिए। ओके, अब मैंने कितने का बनाया, सिर्फ 4 का ही बनाया है। ओके, 4 ये रहे, 4 ये, 4 ये, ऐसे भी आप देख रहे होंगे 4 है। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्रिस्टल जालक है इसमें यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से मतलब यहाँ से एक जो ऋणायन है वो गायब है और इसकी जगह क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ऋणायन के स्थान पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से जो बी ऋणायन है वो क्या हो गया, गायब हो गया। अब आप काउंट कीजिए, आपको पता है जो क्रिस्टल जालक बना हुआ है ये कितने परमाणु से बना हुआ है। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें 8 तो है ए धनायन। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो इसमें है क्या, ए धनायन। और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 क्या है इसमें, बी ऋणायन। क्या है, बी ऋणायन। तो आप देख रहे हैं जब इस जालक में दोष उत्पन्न हुआ तो उसके आयनों के अनुपात में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए धनायन है वो 8 हैं और जो बी ऋणायन है सिर्फ वो कितने हैं, वो 7 हैं। तो इसी प्रकार का जो दोष होता है वही क्या होता है, अरस समीकरण मितीय दोष। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उसके आयनों के अनुपात में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं कि आयनों के अनुपात में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष। और ये जो इलेक्ट्रॉन पर जो हमने आवेश दिखाया है ये हमने सिर्फ किसके लिए दिखाया है, जो इसकी जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहे इस जालक की। ओके, बाकी आपको बताया है कि बी ऋणायन नहीं है, ये केवल इलेक्ट्रॉन है। ओके, बी ऋणायन नहीं है। अगर बी ऋणायन इसके स्थान पर होता तो दोनों का अनुपात क्या होता, समान। लेकिन अब दोनों के अनुपात में क्या है, परिवर्तन है, डिफरेंट है।
ओके, जो धनायन है 8, ए के परमाणु कितने हैं 8 है। ओके, लेकिन बी ऋणायन के कितने परमाणु हैं 7 ही हैं। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि जो एरस समीकरण मित्य दोष होता है 3 प्रकार का जो होता है कौन कौन से होता है। तो देखिए इसमें बच्चों पहला वाला है ए है ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष। दूसरा है अंतराकाशीय धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष। और तीसरा है धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष। तो कहने का मतलब ये है जो एरस समीकरण मित्य दोष होता है ये 3 प्रकार का होता है और हम इन तीनों की क्या करेंगे डिटेल में जो है चर्चा करेंगे, समझेंगे। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कितने मिनट की होगी? देखो बच्चों, उसका जो पहला टाइप है एरस समीकरण मित्य दोष का ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष, तो ये क्या होता है? तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होकर एक छिद्र का निर्माण करता है तथा छिद्र में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। तो कहने का मतलब ये है जो ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष होता है, इस प्रकार का दोष कब उत्पन्न होगा? जब एक ऋणायन अपनी जालक स्थिति से क्या हो अनुपस्थित हो और वहाँ पर क्या हो एक छिद्र का निर्माण करे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं छिद्र का निर्माण कर रहा है और इस छिद्र में क्या है एक इलेक्ट्रॉन समा गया है, समावेशित हो गया है। क्यों? क्योंकि इससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या होगी बनी रहेगी, अर्थात जितने धनायन हैं उतने उसमें क्या रहेंगे ऋणायन रहेंगे। और ये जरूरी है कि जो क्रिस्टल है उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो क्रिस्टल जालक है इसमें इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ये जो छिद्र है इसमें क्या हो गया है एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो गया है या समा गया है। यहाँ से जो एक ऋणायन है बी वो क्या हो गया यहाँ से वो अनुपस्थित है, तो उसकी विद्युत उदासीनता बनाने के लिए इसमें कौन आया है इलेक्ट्रॉन आ गया है। और इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है एक ऋणायन के अनुपस्थित होने पर छिद्र में इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या है एक जो बी ऋणायन है परमाणु वो क्या है अनुपस्थित है, तो उसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए छिद्र में इलेक्ट्रॉन समावेशित हो जाता है। और इसी प्रकार का जो दोष है उसे हम कहते हैं ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष। ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो ऋणायन की रिक्तियां हैं वो क्या हैं वो कम हो गई हैं। ऋणायन की रिक्तियां होंगी 7 और धनायन की रिक्तियां क्या हैं 8। तो इसलिए इसका नाम है ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष। ओके, तो धातु हैं ज़्यादा हैं। धातु की पहचान कैसे होती है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मेटल होगा और अगर किसी पर निगेटिव चार्ज है वो अधातु होती है। ओके, तो ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष इसलिए हमने इसका नाम दिया है क्योंकि इसमें जो ए परमाणु हैं उन पर सभी पर क्या है धनायन है और इनका अनुपात कितना है 8 है। लेकिन अगर जो बी परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो कितना है 7। तो इनका जो रेशियो है वो क्या है 8:7 है दोनों का, है ना ए और बी का। तो उसमें जो ए धनायन है वो कितने हैं वो 8 है और बी ऋणायन कितने हैं 7। तो क्योंकि धातु की इसमें अधिकता है और ऋणायन की क्या है कमी है, इसलिए इसका नाम है ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको टॉपिक समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो एरस समीकरण मित्य दोष होता है उसके जो 2 और प्रकार हैं उनको मैं लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रही है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल और देख लो कि ये किस किस में मिलता है। तो मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ इसमें KCl और LiCl, इन दोनों में जो है ये वाला जो दोष है तो वो देखने को मिलता है। किस किस में मिलता है KCl और LiCl, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड में इस प्रकार का दोष देखने को मिलता है। ओके।